ऐसे ही होगा, दिमाग को तो बढ़िया काम करती है। अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी जो है हमारी 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो हमारा जो है आज क्लास नंबर 29 है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि अभी हम विज्ञान के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञान वाला पोर्शन जो है 2023 के एग्जाम में हमारे जितने भी विज्ञान से संबंधित हमारे बहुकल्पीय आए हैं, ऑप्शनल आए हैं, तो सारे यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक, फिर से आपको बता दें कि 2023 में अभी तक जितने भी हमारे 7 पेपर हुए हैं, उन 7 पेपर में से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक, तो सारे के सारे क्वेश्चन की जो है यहाँ पर हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। और उनको जो है हम आपको एक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले उनको जो है आप खुद से हल करें, और खुद से हल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आपने खुद से हल कर लिया है तो फिर खुद से हल करने के बाद उनको जो है हम सोल्यूशन देंगे, और जो आपका रिजल्ट बने उसको आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने जो है इनकी नोट्स नहीं बनाई है, तो इनकी जो है 1 बाय 1 आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि पेपर के टाइम आप जो है नोट्स का ही सहारा लेंगे, क्योंकि उस टाइम जो है आपके पास फोन से पढ़ने का समय नहीं होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो हमारा क्लास नंबर 29 है और विज्ञान का है। ठीक, अभी जो है हम 2023 के जितने भी हमारे विज्ञान के पेपर हुए हैं, ठीक, उसमें जितने भी बहुकल्पीय आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे कुछ इस प्रकार के हैं। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन है भैया। और क्वेश्चन जो है लिखा है, खंड आ आपका बहुकल्पी प्रश्न का होता है, तो वहीं से क्वेश्चन ये आपके उठाए गए सारे के सारे। तो काफी जो है अच्छे से इनको समझें और ध्यान से इनको पढ़ें। देखिए क्वेश्चन हमारा जो लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ठीक, आप लोगों को करना क्या है कि एक जो है 20 क्वेश्चन की आंसर शीट बनाएंगे, और उस पर जो है क्वेश्चन को आप पहले पढ़ेंगे, आपके हिसाब से जो आंसर है, ठीक, आपके हिसाब से जो भी आंसर आपको लग रहा है पहले उसको लिखेंगे। लिखने के बाद में हम जो है सबके आंसर बताएंगे, और जो आंसर हम बताएंगे, ठीक, फिर आपको अपने आंसर से उनको मैच करना, जो भी आपका रिजल्ट बने तुरंत हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, या उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। फिर कह रहे हैं कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? चालक, अर्धचालक, अतिचालक, या विद्युत रोधी। तुम भी पी लो चाय, नितिन चाय पी लो। फिर आगे है भैया कि विद्युत शक्ति की इकाई है वोल्ट है, वाट है, जूल है, या फिर कूलाम है। ठीक, तो जल्दी से जो है इन क्वेश्चनों के आप आंसर लिख ले पहले अपने हिसाब से, और फिर इनके बाद हम जो है आपको आंसर खुद बताएंगे, तो वहां से जो है आप इनको देख लेना कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, या 3 गुनी हो जाएगी, या 9 गुनी हो जाएगी, या फिर 12 गुनी आपकी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। दीर्घ दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, जरा दूर दृष्टिता होगी, या इनमें से सभी हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी कहां पे होगी? फोकस पर, और ध्रुव तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र पर, या फिर अनंत पर।
फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, उदाहरण है काय का उदाहरण है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, या फिर वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। आगे पूछा है आपसे कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। फिर कह रहे हैं कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होगा OH, C डबल OH, C डबल बॉन्ड O और फिर कह रहे हैं आपसे CHO। फिर दिया है एक क्वेश्चन ये है आपका कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सम्मेलन कर कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। ये एल्डिहाइड है, इनके ये ऑप्शन है, ये एल्काइन है, ये ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये ऑप्शन, हाइलोएल्केन ये ऑप्शन। ठीक है। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहे हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2, 4, 3, 5। फिर आगे है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, जनन कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है या पाचन कहलाता है या परिसंचरण कहलाता है। फिर आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, या फिर ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, होंगो डी व्रीज ने। ठीक। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में प्रयोग किए थे, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। ठीक। ये क्वेश्चन अभी हमने जो है लेटेस्ट में साइंस के हमने 3 सेट करे हैं, उन 3 सेटों में जो हमारे 3 बार आया है। ठीक है। आगे निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, पपीता में, गुड़हल में, सरसों में, मटर में। फिर आगे चलते हैं भैया कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या फिर योनि। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से संपन्न होती है। ठीक है भैया। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जिन्होंने आपने देखे, और इनका जो है हम उम्मीद तो आपसे ये कर रहे होंगे कि इनका जो है आंसर आपने जो है अपनी आंसर बुक में लिख लिया होगा। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। ठीक। जिससे आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकें, और मैच करने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, होता है। यह प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है, ये भी बात सही है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल परिवर्तित होता है, ये तो बात सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक। तो ये कथन इनका पूरी तरीके से गलत है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक। तो ये कथन जो है हमारा सही नहीं है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। फिर कह रहे हैं कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। ठीक। तो ये ध्यान रखिए आप, गर्भाशय में। फिर कह रहे हैं कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, पपीता में या गुड़हल में, सरसों में या मटर में। ठीक। तो इसका हमारा आंसर आएगा किसमें, पपीता में। फिर कह रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। तो ये क्वेश्चन जो है लगातार हमारा 3 बार आया है, तो इसको जो है आप हमको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक। जो भी आपका आंसर आए तुरंत हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका जो 17 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक, 17 नंबर का हमारा आंसर कौन सा होगा, 17 का A होगा या B होगा या C होगा,
या डी होगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपको इसलिए होमवर्क दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको लगातार 3 बार 3 सेट में आया है। प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या होंगो डी व्रीज ने? यहाँ प्राकृतिक वर्णवाद या चयन द्वारा, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और इसका आंसर हमारा है चार्ल्स डार्विन ने। फिर कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? ठीक, कौन सी क्रिया नहीं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट अपचयन, ये नहीं होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये क्रिया हमारी नहीं होती है। ठीक, आगे चलते हैं भैया, आगे अपने आंसर मैच करते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, जनन कहलाता है या फिर उत्सर्जन कहलाता है या फिर पाचन कहलाता है या फिर परिसंचरण कहलाता है? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उत्सर्जन। ठीक, और इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रिपीटेड आ चुका है और उसमें आपसे पूछा गया है कि वृक्कों का कार्य होता है, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका लिखा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। ठीक, तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन है भैया कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। ये दिया है एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड को आपको एल्डिहाइड से मिलाना है, एल्काइन को एल्काइन से मिलाना है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर एक जो है ट्रिपल बॉन्ड और होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड मिस है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हमारे पास हैलोएल्केन है। ठीक, तो देखिए एल्डिहाइड हमारा क्या होता है? CHO, तो जहां पर हमारा CHO होगा वो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दिख रहा है CHO एल्डिहाइड, मतलब हम कह सकते हैं कि A का B हो जाएगा, A का B, ये एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड, B का D ये इनसे आ जाएगा और ये आ जाएगा इनके पास, B का हमारा हो जाएगा D, B का हो जाएगा D, और फिर कार्बोक्सिलिक मतलब COOH होता है, ये हमारा आ जाएगा इनके पास COOH, तो हो जाएगा हमारा C का A और हैलोएल्केन हमारे क्या होते हैं? FCl BrI, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हमारे हैलोएल्केन होते हैं। ठीक, ये हैलोजन है और इनके साथ अगर हम एल्केन लगा देंगे तो हमारे हैलोएल्केन हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास हैलोएल्केन कहाँ? ये देखो Br आया, मतलब D वाला हमारा जाएगा किसके पास? C वाले के पास से। ठीक, D वाला जाएगा हमारा C, तो A B है, फिर B D है, फिर C A है, फिर D C है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा देखो कहाँ पे है? ये ऑप्शन है, A B है, B D है, C A है, D C है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? प्रोपेनॉन, इनके लास्ट में निकल कर रहा है ओन निकल रहा है, और ओन हमारा कहाँ निकलता है? कार्बोनिल समूह निकलता है। कहाँ निकलता है भैया? कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह हमारा ये दिख रहा है। ठीक, तो हमारा जो है ये कार्बोनिल समूह का क्रियात्मक समूह होता है प्रोपेनॉन, और ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे OH निकलता है। क्या निकलता है भैया? OH, और ये हमारे पास OH है, यहाँ पे ऑल निकलता है। क्या निकलता है? ऑल, और ये हमारे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या निकलता है लास्ट में? अल निकलता है। ठीक, आप जहां पर कहीं पर भी बैठे हैं और ये क्लास को आप देख रहे हैं, तो आपसे जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उनका जो है आप वहां पर बैठे बैठे जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, लिखा है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ठीक, तो वो हमारी एक ही अधातु है जो अपवाद के रूप में होती है, वो हमारी ब्रोमीन है। कह रहे हैं कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति से कौन सी गैस निकलती है? ये हमारे पास जिंक है और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। ठीक, तो अगर हम ये रिएक्शन करा देंगे तो ZnSO4 और प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, ZnSO4 प्लस H2 कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे आप ध्यान दें
कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कह रहे हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, काहे का उदाहरण है? ठीक, C+O2 एरो CO2 काहे का उदाहरण है? संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। ठीक, फिर से जो है आपके लिए इस वीडियो में एक होमवर्क और है कि द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, इनके जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं, एक बार आप घर पे जहां पर भी बैठे हैं वहां पर एक बार लिखने का प्रयास करें, ताकि जो है आपको एग्जाम में इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसको भी देख लेते हैं भैया। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है और ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है। यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है F, और ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। अगर वस्तुएं हमारी कहाँ रखी है? अनंत पे रखी है। कहाँ पे रखी है? अनंत पे। तो जब प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक, इस हिसाब से तो इनका जो छोटा सा जो प्रतिबिंब हमारा है बिल्कुल बिंदु के बराबर, इनका जो छोटा सा प्रतिबिंब है वो हमारा कहाँ पे बन जाएगा? अगर अनंत पे है तो फोकस पे बन जाएगा। अगर अनंत वक्रता केंद्र के बीच में है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा, और अगर वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। ठीक, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। लिखा है फोकस बनेगा, बिल्कुल बिंदु के जैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। तो वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए? अनंत पे होनी चाहिए भैया। कहाँ पे होनी चाहिए? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। ठीक, ये मानो कि नेत्र है और यहाँ पर लेंस लगा है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। यहाँ पे हमारा रेटिना है और यहाँ पर जो उसकी दूर की वस्तुएं उसको नहीं दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर उसका जो प्रतिबिंब बनना था, जो उसका बिंदु है, वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब जो बिंदु है जो रेटिना पे बनना था उसका कहाँ पे आ चुका है? रेटिना से पहले आ चुका है। ठीक, तो व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है। कौन सा हो गया है? निकट। अगर ये बिंदु आगे पहुंच जाता तो दूर दृष्टि दोष हो जाता। ये बिंदु जहां पर होगा हमको वहीं की चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक, तो ये निकट आ गया तो हमको निकट की चीजें वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, तो व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष है। ठीक, और इसके निवारण के लिए हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये दीर्घ में हम जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा में जो है हम अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जो दोष हमारा होता है ये ज्यादातर जो है जितने भी हमारे बूढ़े लोग होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, उसमें हमारा दोष होता है। और उनको ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उनके चश्मे में दो लेंस लगाए जाते हैं। एक हमारा लेंस होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ऊपर की ओर हमारा अवतल लेंस होता है और नीचे की ओर हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की माप कितनी होती है? ठीक, ये बराबर हम निकालेंगे I² RT से। कह रहे हैं कि जो धारा है 3 गुनी, यहाँ पे अगर हम धारा 3 गुनी रख दें, ठीक, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ऊष्मा हमारी कितनी हो जाएगी? कई गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? 9 गुनी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे ये दिया है कि विद्युत शक्ति की इकाई होती है वोल्ट होती है या वाट होती है, जूल होती है या कूलम होती है। वोल्ट है या वाट है, जूल है या फिर हमारा क्या है? कूलम। ठीक, वोल्ट, वाट, जूल या फिर कूलम। ठीक, तो ये आपको निकालना है। तो विद्युत शक्ति की आप इकाई जो बात करेंगे तो बताएंगे वाट होती है। ठीक, ये काहे की इकाई होती है? कार्य की इकाई होती है। ठीक, ये काहे की इकाई होती है? ये हमारी आवेश की इकाई होती है। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। ठीक, और ये काहे की होती है? ये विभवांतर की होती है, विद्युत विभव की होती है। काहे की होती है? विभवांतर या विद्युत विभव। कह रहे हैं कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है?
विद्युत रोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। काल्पनिक की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में, अगर यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो वास्तविक बनेंगे, उत्तल लेंस की बात करेंगे तो वास्तविक बनेंगे, उत्तल दर्पण में ये हमारे काल्पनिक बन जाएंगे भैया। ठीक, कैसे बन जाएंगे? काल्पनिक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। ठीक, फिर लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। तो किसी एक के लिए नहीं सत्य होते हैं। ये जो नियम हमारे होते हैं ये सभी के लिए होते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो जल्दी से सभी लोग इनको जो है आप तुरंत रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद जल्दी से देखें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक, स्कोर देखें कितना बन रहा है। और जो भी आपका स्कोर बने तो सबसे पहला काम ये करें कि सबसे पहले जो है आप जो है इसकी नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने के बाद में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक, तो हमको जो है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, तो ये था भैया हमारा क्लास नंबर 29, जिसमें आपको मिले हैं विज्ञान के 20 क्वेश्चन। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बता चुके हैं आपको कि 2023 के जितने भी हमारे विज्ञान के क्वेश्चन आए हैं ऑप्शनल में, ठीक, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन अपने कवर कर रहे हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, उनको अच्छे से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है, इन क्वेश्चनों को आराम से अच्छे से देखें और देखने के बाद इनकी अच्छे से नोट्स बनाएं, वीडियो में अपना जो काफी सारा प्यार दिखाएं और जितना हो सके उतना वीडियो को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, जो भी आपका स्कोर बने। और तैयारी आप अच्छी अपनी करते रहिए। ठीक, एग्जाम आपके सर पर है, 2 महीने बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। जल्द ही इसके बाद हम अपना मैथ का भी सेशन करेंगे, सामाजिक विज्ञान का भी सेशन करेंगे, लेकिन पहले हमको क्या करना है 2023। ठीक, 2023 में जितने क्वेश्चन हमारे आए हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हमारा जो है हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम सारे बहुकल्पी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है 1000 MCQ की, तो उसमें हम पार्ट नंबर 29 पे आ चुके हैं। ठीक, अभी तक जिन्होंने जो है अभी पिछले पार्ट हमारे नहीं देखे हैं तो उनको देखकर अच्छे से नोट्स बनाने, हम फिर कह रहे हैं कि नोट्स अपना कंटिन्यू बनाते चलें, क्योंकि इसका फायदा आपको जो है आपके एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, तो यहीं से आप जो है आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको हम क्लास नंबर 30 में। तब तक के लिए आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइए, इनको अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू, धन्यवाद।